सो दिस इज़ द पार्ट 2 लेक्चर ऑफ ईसीजी। पार्ट 1 लेक्चर में हमने ईसीजी होता क्या है, उसे लिया कैसे जाता है, और जब हम ईसीजी लेते हैं तो उनमें जो लीड्स यूज़ होती है उन लीड्स के बारे में पढ़ा था, और ईसीजी पेपर के बारे में देखे थे, और जो ग्राफ बनता है उनमें वेव्स, इंटरवल, सेगमेंट, वो सब के बारे में हमने पार्ट 1 लेक्चर में पढ़ा था। और अब पार्ट 2 लेक्चर में हम ईसीजी को रीड कैसे करना है वो देखेंगे। जब पेशेंट ईसीजी की रिपोर्ट लाता है तो एज अ डॉक्टर हमें ईसीजी रीड करते टाइम डायरेक्ट पैथोलॉजी पे जंप नहीं करना है, हम उसे स्टेप वाइज रीड करेंगे, लाइन वाइज रीड करेंगे। लाइक रिदम चेक करेंगे, रेट चेक करेंगे ईसीजी रिपोर्ट में कि रेगुलर रिदम में है, रेट नॉर्मल है या नहीं, वेव्स देखेंगे, सेगमेंट देखेंगे, इंटरवल देखेंगे, ये सब इसे हम लाइन वाइज स्टेप वाइज रीड करेंगे, हमें डायरेक्ट पैथोलॉजी पे जंप नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन और ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन। तो सबसे पहले जब हमारे पास ईसीजी आई है तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन चेक करेंगे। और अब ये स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन होता क्या है, लाइक ये एक ईसीजी रिपोर्ट है, इसमें जो ये स्टार्टिंग का पैटर्न है इसे ही हम स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन बोलते हैं। ये जो पैटर्न है इसे ही हम स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कहते हैं। तो हमें सबसे पहले इसे ही देखना है इस रीड करते वक्त। तो ये स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन की ईसीजी में रिपोर्ट इमेज बनी है। तो स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन की वैल्यू कितनी होती है, 1 मिली वोल्ट। तो जो एक स्मॉल स्क्वायर्स होता है, ये जो स्मॉल स्क्वायर्स होता है, ये जो एक छोटा सा, इसकी हाइट कितनी होती है, 0.1 मिली वोल्ट। तो 1 मिली वोल्ट में कितने स्मॉल स्क्वायर्स आ जाएंगे, 10 स्मॉल स्क्वायर्स आ जाएंगे। तो हमें ईसीजी रिपोर्ट में स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन अगर 1 मिली वोल्ट का है या फिर हम कह सकते हैं 10 mm का है तो मतलब वो नॉर्मल है। अगर ये स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन 1 मिली वोल्ट का नहीं है तो हम पेशेंट से वापस ईसीजी लेने बोलेंगे और वापस रिपोर्ट चेक करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमने स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन या फिर स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे रिदम। तो बेसिकली हम ईसीजी में हार्ट का फंक्शन चेक कर रहे हैं, तो हार्ट नॉर्मल रिदम में है, रेगुलर रिदम में है या नहीं वो चेक करेंगे, या फिर रेगुलर रिदम में होगा या फिर ऑब्वियसली इरेगुलर रिदम में होगा। तो हार्ट बीट रेगुलर रिदम में है या फिर इरेगुलर रिदम में, उसे चेक करने के लिए हमें क्या देखना रहेगा, रिदम स्ट्रिप। अब ये रिदम स्ट्रिप क्या होती है, ये एक ईसीजी है। ईसीजी में ये लीड 1, लीड 2, लीड 3, फिर AVR, AVL, AVF, फिर V1 से लेके V6 तक है, लाइक V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। ये हो गए ग्राफ 3। एंड लास्ट में एक और लीड 2 का ग्राफ है। तो जो ये वाला ग्राफ है लास्ट का, इससे ही हम क्या कहते हैं, रिदम स्ट्रिप। तो हमें रिदम चेक करने के लिए रिदम स्ट्रिप देखना रहेगा। अब रिदम स्ट्रिप देखना है तो रिदम स्ट्रिप में भी क्या देखना है, RR इंटरवल। अब RR इंटरवल से पहले हम वेव समझ लेते हैं, मतलब एक ग्राफ में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। लाइक ये P वेव हो गई, फिर ये QRS कॉम्प्लेक्स हो गया, एंड लास्ट में ये T वेव हो गई। जूम करके देखते हैं, ये P वेव हो गई, फिर ये एक QRS कॉम्प्लेक्स हो गया, एंड लास्ट में ये T वेव हो गई। अगेन नेक्स्ट ग्राफ बन रहा है, ये P वेव हो गई, फिर ये QRS कॉम्प्लेक्स हो गया और ये T वेव हो गई। फिर ऐसे ही नेक्स्ट ग्राफ आ रहा है। तो हमें रिदम चेक करने के लिए RR इंटरवल देखना रहेगा। तो ये एक R है वेव और ये एक R वेव है, तो इन दोनों के बीच का जो इंटरवल है उसे हम क्या कहते हैं, RR इंटरवल। तो RR इंटरवल में भी हमें क्या चेक करना है, स्मॉल बॉक्सेस को काउंट करना है। अगर दो RR इंटरवल के बीच में 4 स्मॉल बॉक्सेस हैं तो वो इंडिकेट कर रहा है कि नॉर्मल रिदम है, रेगुलर रिदम है। तो अब इसे काउंट भी कर लेते हैं। ये एक R हो गया, ये दोनों के बीच का इंटरवल हो गया RR इंटरवल। ये एक स्मॉल बॉक्स हो गया 1, 2, 3 एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 4। तो 2 RR इंटरवल के बीच में 4 स्मॉल बॉक्सेस काउंट हो गए। इधर भी काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4। तो ये नॉर्मल रिदम में है। और सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है कि QRS कॉम्प्लेक्स से पहले P वेव मिलना चाहिए। तो ये हो गया Q, लाइक ये Q, ये हो गया R, ये हो गया S।
तो ये हो गया क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। उससे पहले हमें क्या मिल रहा है, ये पी वेव। ये क्यू आर एस से कॉम्प्लेक्स से पहले हमें क्या मिल रहा है, ये हो गया पी वेव। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से पहले हमें मिल रहा है पी वेव। तो ये 2 क्राइटेरिया होता है रिदम चेक करने के लिए कि 2 आर आर इंटरवल के बीच में हमें कितने स्मॉल बॉक्स काउंट होंगे, ये 4 स्मॉल बॉक्स काउंट होंगे, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से पहले हमें पी वेव मिलेगा। ईजी। तो रिदम के लिए क्या क्राइटेरिया है, 2 क्राइटेरिया है। 2 आर आर इंटरवल के बीच में 4 स्मॉल बॉक्सेस रहेंगे और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से पहले पी वेव आएगा। तो वो हो इंडिकेट करता है कि नॉर्मल रिदम रेगुलर रिदम पे है। तो ऐसे ही आप काउंट कर लेना, जैसे ये स्मॉल बॉक्सेस काउंट कर लिए, 4 आ रहे हैं, फिर इधर पहले पी वेव आ रहा है। ऐसे ही हमें सब में मिलेगा, यहाँ 4 बॉक्सेस मिलेंगे, फिर यहाँ पी वेव मिलेगा, 4 बॉक्सेस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से पहले पी वेव। तो वही चीज़ लिखी है कि रिदम चेक करने के लिए हमें रिदम स्ट्रिप, मतलब जो लास्ट में लीड 2 वाली लाइन है वो देखना है, और उसमें भी क्या देखना है, आर आर इंटरवल। तो नॉर्मल साइनस रिदम या फिर रेगुलर रिदम, उसमें क्या मिलेगा हमें, आर आर इंटरवल के बीच में 4 स्मॉल बॉक्सेस काउंट होंगे और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से पहले हमें पी वेव मिलेगा। अब रिदम इर्रेगुलर भी हो सकता है और रेगुलर भी होता है। तो जो रेगुलर रिदम होता है उससे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल साइनस रिदम। अब इर्रेगुलर रिदम भी 2 टाइप के होंगे, इर्रेगुलरली इर्रेगुलर रिदम एंड सेकेंड रेगुलर इर्रेगुलर रिदम। तो सबसे पहले इर्रेगुलरली इर्रेगुलर रिदम देखते हैं। तो उसमें क्या होगा, अनइक्वल आर आर इंटरवल मिलेंगे। लाइक नॉर्मल में हमें 4 बॉक्सेस काउंट हो रहे थे आर आर इंटरवल के बीच में, लेकिन इर्रेगुलरली इर्रेगुलर रिदम में हमें जो आर आर इंटरवल है उसमें हमें कितने बॉक्स काउंट होंगे, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स ऐसे मिलेंगे, और जो पी वेव मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगी। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से पहले जो पी वेव होती है वो नहीं मिलेगी। तो ये हमें कौन कौन सी कंडीशन में इर्रेगुलरली इर्रेगुलर रिदम मिलेगा, अट्रियल फिब्रिलेशन, मल्टीफोकल अट्रियल टैकीकार्डिया। तो ये अट्रियल फिब्रिलेशन का ग्राफ है। इसमें हम जो आर आर इंटरवल है उनके बीच का बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस काउंट कर लेते हैं। 1 2 बॉक्सेस मिले। यहाँ कितने मिल रहे हैं, ये एक आर वेव हो गई, ये एक आर वेव हो गई, इन दोनों के बीच का हो गया आर आर इंटरवल। अब इन दोनों में स्मॉल बॉक्सेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 अप्रॉक्सीमेटली 5। 4 नहीं मिल रहा है, 4 से कम मिल रहा है, लाइक 2 मिल रहा है, या फिर 5 या 6 मिल रहे हैं। तो ये जो स्मॉल बॉक्सेस है आर आर इंटरवल के बीच में वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। और जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है उससे पहले हमें पी वेव मिलना चाहिए, लेकिन पी वेव भी नहीं मिलेगा। यहाँ से देखते हैं, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस, ये हो गया क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर ये हो गई टी वेव। फिर टी वेव के बाद में अगेन हमें पी वेव मिलना चाहिए नेक्स्ट ग्राफ के लिए। तो यहाँ पी वेव आइडेंटिफाइबल नहीं है, पी वेव नहीं है, क्या डायरेक्ट स्टार्ट है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड ये टी वेव। फिर हमें पी वेव मिलना चाहिए, लेकिन पी वेव नहीं है, डायरेक्ट फिर अगेन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो गया है। बेसिकली पी वेव एब्सेंट है, टी वेव के बाद में डायरेक्ट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है। हर ग्राफ में पी वेव एब्सेंट है, लाइक यहाँ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट है, यहाँ कोई पी वेव नहीं है, ये टी वेव है। यहाँ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट है, यहाँ कोई पी वेव नहीं है, ये टी वेव है। यहाँ भी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट है, यहाँ भी कोई आइडेंटिफाइबल पी वेव नहीं है, ये लास्ट टी वेव है। तो ये क्या है, इर्रेगुलरली इर्रेगुलर रिदम। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलरली इर्रेगुलर रिदम। उससे पहले हम जो अभी पढ़े इर्रेगुलरली इर्रेगुलर रिदम, उसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ नो पी वेव बिफोर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मीन्स यहाँ कोई पी वेव नहीं है, और यहाँ जो बॉक्सेस काउंट होंगे वो 4 से कम या 4 से ज़्यादा मिलेंगे। और ये जो हमने सबसे पहले रेगुलर रिदम देखा था, ये उसकी इमेज है, ये उसका डायग्राम है कि इन दोनों के बीच में कितने स्मॉल बॉक्सेस मिलेंगे, 4, और यहाँ आइडेंटिफाइबल पी वेव मिलेगा। हर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से पहले हमें मिलेगा पी वेव। इसमें सबसे पहला वर्ड है क्या, रेगुलरली, मीन्स हमें स्टार्टिंग में रेगुलर ग्राफ मिलेगा, फिर हमें इर्रेगुलर मिलेगा। तो अब हम इसे ईसीजी में देखते हैं। रेगुलरली इर्रेगुलर मीन्स स्टार्टिंग में हमें रेगुलर मिलेगा, फिर इर्रेगुलर मिलेगा। तो ये रेगुलर पहले देख लेते हैं। ये एक आर वेव हो गई, ये एक आर वेव हो गई, इन दोनों के बीच का इंटरवल हो गया आर आर इंटरवल। तो सबसे पहले इसमें स्मॉल बॉक्सेस को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 4। तो 4 बॉक्सेस हैं, राइट, 1 2 3 4, ये और ये आर आर इंटरवल के बीच में हमें 4 बॉक्सेस काउंट हो गए। अब ये हो गया क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, उससे पहले हमें पी वेव मिली, ये भी करेक्ट है। फिर ये टी वेव होके ख़त्म।
एक ग्राफ कंप्लीट। नेक्स्ट ग्राफ में हमें ये पी वेव मिली, फिर ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिला, ये भी सही है। फिर ये टी वेव, ये भी अगेन कंप्लीट। फिर नेक्स्ट में हमें ये पी वेव मिला, फिर ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर टी वेव, ये भी सही है। मीन्स यहाँ तक रेगुलर रहा। अब हमें इर्रेगुलर मिलेगा। रेगुलरली इर्रेगुलर मतलब स्टार्टिंग में हमें रेगुलर मिला, ये सब सही मिला, फिर अब हमें इर्रेगुलर मिलेगा। लाइक यहाँ पी वेव आई, लेकिन यहाँ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट है, टी वेव भी एब्सेंट है, फिर वापस पी वेव स्टार्ट हो गई, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिला। मीन्स यहाँ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिस्ड है, इसीलिए इसे मिस्ड बीट भी कहा जाता है। ये पी वेव है, पी के बाद ऑब्वियसली क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं बना। ये पी वेव के बाद में कोई क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं बना। और ये आर आर इंटरवल के बीच में बॉक्सेस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया, रेगुलरली इरेगुलर रिदम। मीन्स स्टार्टिंग में हमें ये रेगुलर मिला, फिर हमें इरेगुलर मिल रहा है, और पी वेव के बाद हमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिस्ड मिला, इसलिए इसे मिस्ड बीट भी कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हमें इसे कौन सी कंडीशन में देखने मिलेगा, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, टाइप 2 मॉर्बिड्स। तो ये इसका डायग्राम है, ये रेगुलर मिला, ये भी रेगुलर मिला, फिर यहाँ इरेगुलर मिला, 2 पी वेव आ गई। एक पी वेव और एक पी वेव के बीच में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव होना चाहिए, लेकिन वो मिस्ड है, इसलिए ये हो गया मिस्ड बीट या फिर रेगुलरली इरेगुलर रिदम। रिदम हमने देख लिया, स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम रेट देखेंगे ईसीजी में। तो रेट चेक करने के लिए भी हमें क्या देखना रहेगा, रिदम स्ट्रिप। रिदम स्ट्रिप आपको पता है क्या है, ये जो आखिरी की लीड्स 2 वाला ग्राफ है, ये लास्ट ग्राफ, यही क्या है, रिदम स्ट्रिप। तो हमें रेट भी चेक करने के लिए रिदम स्ट्रिप देखना होगा। तो हम दोनों में रेट देखेंगे, रेगुलर रिदम में भी रेट देखेंगे और इरेगुलर रिदम वाले ईसीजी में भी हम रेट चेक करेंगे। तो रेगुलर रिदम में हार्ट रेट देखने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, 300 डिवाइड बाय नंबर ऑफ द बिग स्क्वायर्स बिटवीन द 2 आर वेव्स, और 1500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ द स्मॉल स्क्वायर्स बिटवीन 2 आर वेव्स। तो रेगुलर रिदम में हार्ट रेट चेक करने के लिए ये 2 फॉर्मूला है, 300 डिवाइड बाय नंबर ऑफ द बिग स्क्वायर्स बिटवीन द 2 आर वेव्स एंड 1500 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द स्मॉल स्क्वायर्स बिटवीन द 2 आर वेव्स। तो रिदम में ही हमने पहले ही देख लिया था कि 2 आर वेव के बीच में कितने स्क्वायर्स आती हैं, 4 स्क्वायर्स आती है। तो फॉर्मूले पे अप्लाई कर कर हार्ट रेट निकालते हैं। 2 आर वेव के बीच में नॉर्मल कितना, 4 स्मॉल स्क्वायर्स आते हैं, तो 300 डिवाइड बाय 4, तो कितनी मिलेगी हमें से, 75 बीट्स पर मिनट। मीन्स ये नॉर्मल है, हार्ट रेट भी नॉर्मल है, रिदम तो ऑब्वियसली नॉर्मल रिदम में ही चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर जो स्क्वायर्स 2 आर आर वेव्स के बीच में, जो 2 आर आर इंटरवल है उनके बीच में अगर हमें स्क्वायर्स 3 या 3 से कम मिल रहे हैं और हम उसे फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे, लाइक 300 डिवाइड बाय 3, तो हमें कितना बीट्स मिलेगा, 100 बीट्स या फिर उससे ज़्यादा बीट्स मिलेगा। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि टैकीकार्डिया की कंडीशन है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 3 या 3 से कम मीन्स हमने 1.4 ले लिया, मीन्स 4 स्मॉल स्क्वायर से कम है। तो 300 डिवाइड बाय 1.4, तो हमें कितना मिलेगा वैल्यू, 215 बीट्स पर मिनट। तो ये बहुत ज़्यादा ही हार्ट रेट है, तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को टैकीकार्डिया की कंडीशन है। अगर जो बिग स्क्वायर्स है 2 आर आर इंटरवल के बीच में वो 5 या 5 से ज़्यादा मिलेंगे, तो अगर हम उसे फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे, लाइक 300 डिवाइड बाय 8, 5 से ज़्यादा 8 की वैल्यू है, तो हमें कितना मिलेगा, 38 बीट्स पर मिनट। तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन है। तो हमने रेगुलर रिदम में हार्ट रेट का फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। अब हम इरेगुलर रिदम में कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मली ईसीजी पेपर में 1 सेकेंड में 5 स्मॉल स्क्वायर पास हो जाते हैं। तो ऐसे ही 6 सेकेंड में कितने स्मॉल स्क्वायर्स पास होंगे, 5 × 6 30। 6 सेकेंड में ईसीजी पेपर में 30 स्मॉल स्क्वायर्स पास होंगे। तो इरेगुलर रिदम में हार्ट रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ द आर वेव्स देखना है 6 सेकेंड में, मीन्स 30 स्मॉल स्क्वायर्स में कितने आर वेव्स आ रहे हैं। 6 सेकेंड में कितने स्मॉल स्क्वायर्स आ रहे हैं, 30 स्मॉल स्क्वायर्स। तो 30 स्मॉल स्क्वायर्स में 30 स्मॉल स्क्वायर मतलब आर वेव कितने 30 स्मॉल स्क्वायर्स में आ रहे हैं, उसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक फॉर्मूला हो गया। और सेकेंड फॉर्मूला क्या है, आर वेव्स कितने हैं 30 स्मॉल स्क्वायर्स में, और वही जो मैंने पहले बताई।
तो सबसे पहले हम 30 स्मॉल स्क्वायर्स को काउंट कर लेते हैं। किस में काउंट करेंगे? रिदम स्ट्रिप में। तो ये रिदम स्ट्रिप का ग्राफ है, ये लास्ट वाली लाइन लीड 2 की है। तो हमने सबसे पहले रिदम स्ट्रिप देख लिया। अब इसमें हमें इरेगुलर रिदम में हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? 30 स्मॉल स्क्वायर्स को काउंट करना होगा। तो ये मैंने 30 स्मॉल स्क्वायर्स यहाँ से काउंट कर ली कि ये 30 स्मॉल स्क्वायर्स इतने आए। अब इसमें कितने आर वेव्स आ रहे हैं वो हम काउंट करेंगे। तो यहाँ नीचे मैंने आर वेव्स को काउंट कर ली। लाइक ये एक आर वेव हो गई, 1 2 3, ये थर्ड आर वेव, फोर्थ आर वेव, फिफ्थ आर वेव, सिक्स्थ आर वेव। ऐसे मुझे कितने आर वेव मिले 30 स्मॉल स्क्वायर्स में? टोटल 14 आर वेव्स मिले मुझे 30 स्मॉल स्क्वायर्स में। किसमें? रिदम स्ट्रिप में, मीन्स लास्ट वाले ग्राफ में, लीड 2 वाले ग्राफ में। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है कि जो आर वेव्स जितनी आई है उससे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। तो मुझे 14 आर वेव्स मिली, तो मैं 14 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 140 बीट्स पर मिनट मुझे मिला। नेक्स्ट देखते हैं एक्सिस कैलकुलेशन। हमने स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन सबसे पहले स्टेप में देखा ईसीजी में, फिर रिदम चेक किया, फिर रेट चेक किया। अब फोर्थ क्या चेक करेंगे हम? एक्सिस कैलकुलेशन। तो जो हार्ट का नॉर्मल एक्सिस कितना होता है? 30 to 110 डिग्री। तो एक्सिस डेविएशन चेक करने के लिए हमें क्या देखना होगा? लीड 1 और AVF को देखना होगा ECG पेपर में। जैसे हमने रिदम और रेट चेक करने के लिए साइनस स्ट्रिप को देखा था, रिदम स्ट्रिप को देखा था, रिदम स्ट्रिप को देखा था, तो वैसे ही एक्सिस कैलकुलेशन को चेक करने के लिए हमें लीड 1 और AVF देखना होगा। ये लीड 1 और ये AVF, ये हमें चेक करना होगा एक्सिस कैलकुलेशन देखने के लिए। तो R क्या इंडिकेट करता है? R सिग्निफाई करता है कि हाइट कितनी है R वेव की, और S सिग्निफाई करता है कि S वेव की डेप्थ कितनी है। अगर हम लीड 1 और AVF चेक करेंगे तो हमें लीड 1 में अगर R-S पॉजिटिव मिलेगा और AVF वाले में भी हमें R-S पॉजिटिव मिलेगा, तो वो इंडिकेट करता है कि नॉर्मल एक्सिस कैलकुलेशन है। लेकिन लीड 1 में अगर R-S नेगेटिव मिल रहा है, मीन्स ऐसे नीचे साइड का ग्राफ मिल रहा है, वो इंडिकेट करता है कि S वेव बड़ी है R वेव से। और अगर AVF में हमें R-S वो भी नेगेटिव मिल रहा है, मीन्स ऐसे नीचे साइड जा रहा है ग्राफ, तो वो इंडिकेट करता है कि एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है। ऐसे ही लीड 1 में हमें R-S पॉजिटिव मिलेगा, मीन्स ऊपर साइड का ग्राफ बन रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि R वेव बड़ी है और S वेव छोटी है। और अगर AVF में R-S नेगेटिव मिल रहा है, ऐसे नीचे साइड है, वो इंडिकेट कर रहा है कि S वेव बड़ी है R वेव से, तो वो क्या सिग्निफाई करता है कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, LAD। ऐसे ही लास्ट लीड 1 में हमें R-S नेगेटिव मिल रहा है और AVF वाले में R-S पॉजिटिव मिल रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि राइट एक्सिस डेविएशन है, RAD है। अगर हमें एक्सिस कैलकुलेशन में LAD मीन्स लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिल रहा है, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि लेफ़्ट साइड का हार्ट में एनलार्जमेंट है। ऐसे ही राइट एक्सिस डेविएशन मिल रहा है, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि पेशेंट के राइट साइड वाले हार्ट में एनलार्जमेंट है। और अगर हमें एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन मिल रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। हमने एक्सिस कैलकुलेशन भी देख लिया, अब हम देखेंगे P वेव। तो जो P वेव होता है वो कैसे बनता है? अट्रियल डीपोलराइजेशन, मीन्स अट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट में जो अट्रिया होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, डीपोलराइज होता है, तो उसकी वजह से P वेव बनता है। तो P वेव का ड्यूरेशन कितना होता है? लेस देन 120 मिलीसेकेंड। और उसमें कितने स्मॉल स्क्वायर्स पास होते हैं? 2.5 से लेके 3 स्मॉल स्क्वायर्स पास होते हैं P वेव में। अब P वेव की हाइट कितनी होती है? लेस देन 2.5 mm इन द लिम्ब लीड्स and less than 1.5 mm in the chest lead. All the leads in all leads P wave is upright. Upright means ऐसे मिलेगा, ऊपर साइड मिलेगा, अपवर्ड टाइप रहेगा। लेकिन AVR में जो P wave है ऐसे इन्वर्टेड मिलेगा, और जो V1 वाले लीड्स में जो P wave मिलेगा वो बायफेजिक मिलेगा, ऐसे में मिलेगा। तो अब हम इसे ECG में देखते हैं। जो AVR लीड है उसमें हमें इन्वर्टेड P वेव मिल रही है, साइड ये आप देख भी रहे होंगे कि नीचे साइड P वेव मिल रही है, अपराइट P वेव नहीं मिल रही है, ये ऐसे नीचे साइड P वेव मिल रही है। और V1 लीड में हमें बायफेजिक P वेव मिल रही है। ये V1 लीड है, इसमें हमें बायफेजिक P वेव मिल रही है, ये इसमें दिख भी रहा होगा।
लेकिन नॉर्मल हमें दूसरे ग्राफ में अपराइट पी वेव मिल रही है, ऐसे ऊपर साइड है ये। अब हम देखते हैं एबनॉर्मल पी वेव। हमने नॉर्मल पी वेव का क्या क्या क्राइटेरिया देखा कि जो पी वेव है उसमें से 2.5 या 3 स्मॉल स्क्वायर्स मिलेंगे और उसका ड्यूरेशन कितना होगा 120 मिलीसेकेंड। और हमें AVR वाले लीड में इन्वर्टेड पी वेव मिलेगी और V1 वाले लीड में बाइफेजिक पी वेव मिलेगी। ये हमने नॉर्मल पी वेव देख लिया। अब हम देखते हैं कि एबनॉर्मल पी वेव क्या होता है। तो एबनॉर्मल पी वेव में हमें 3 स्मॉल स्क्वायर्स कम मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे। नॉर्मल ड्यूरेशन में जितने 2.5 या 3 स्मॉल स्क्वायर्स पास होते हैं पी वेव में, लेकिन एबनॉर्मल वाले में हमें 3 से कम मिलेंगे। इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ द पी वेव इज़ मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स, अगर जो पी वेव है उसमें अगर 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा आ रहे हैं तो वो इंडिकेट करता है, वो सिग्निफाई करता है कि लेफ्ट एट्रिया में एनलार्जमेंट है। ऐसे ही अगर जो हाइट देखते हैं, ये हमने ड्यूरेशन देख लिया एबनॉर्मल में, अब हम हाइट देखते हैं। अगर हाइट 2.5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है लिम्ब लीड्स में तो वो इंडिकेट करता है कि राइट एट्रियम में एनलार्जमेंट है। हमने पी वेव देख लिया, अब हम PR इंटरवल देखते हैं। अब देखते हैं PR इंटरवल। तो PR इंटरवल क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ द पी वेव अप टू द Q वेव। तो ये पी वेव हो गई, ये पी वेव हो गई, और फिर ये नीचे Q वेव हो गई। तो ये पी वेव से लेके Q वेव की स्टार्टिंग तक ये वाला इंटरवल क्या हो गया, PR इंटरवल। तो PR इंटरवल का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है 120 से लेके 200 मिलीसेकेंड। और PR इंटरवल के बीच में कितने स्मॉल स्क्वायर्स पास होंगे, 3 से लेकर 5 स्मॉल स्क्वायर्स। तो अब हम इसे देखते हैं। ये हो गई पी वेव, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S, QRS कॉम्प्लेक्स। तो PR इंटरवल क्या है, स्टार्टिंग ऑफ द पी वेव टू द अप टू द स्टार्टिंग ऑफ द Q वेव। तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया PR इंटरवल। अब इसके बीच में हमें कितने स्मॉल स्क्वायर मिलेंगे 3 to 5। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये नॉर्मल PR इंटरवल है, नॉर्मल ड्यूरेशन है। शॉर्ट PR इंटरवल हमें कहाँ कहाँ देखने मिलेगा, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में और दी लॉन गैनंग लेविन सिंड्रोम में। शॉर्ट PR इंटरवल हमें कैसा मिलेगा, लेस देन 120 मिलीसेकेंड का ड्यूरेशन रहेगा। और इसमें अब देखते हैं प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल हमें कहाँ मिलेगा, मतलब कैसा दिखेगा। 200 मिलीसेकेंड से ज़्यादा मिलेगा और नॉर्मली 5 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं तो उससे ज़्यादा मिलेगा प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल में। और वो हमें कहाँ देखने मिलेगा, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में, मॉर्बिड्स टाइप 1 हार्ट ब्लॉक में और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में। हमने PR इंटरवल देख लिया, पी वेव भी देख लिया। अब हम देखते हैं Q वेव। तो Q वेव कैसे बनता है ग्राफ में, जब सेप्टम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है, वेंट्रिकल का सेप्टम होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, डीपोलराइज होता है, तो उसकी वजह से Q वेव बनता है। और Q वेव पैथोलॉजिकल कब रहेगा, जब उसमें जो Q वेव बन रहा है वो 2 mm से ज़्यादा डीप होगा और उसमें ज़्यादा से 2 बॉक्सेस से ज़्यादा बॉक्सेस रहेंगे। लाइक ये P Q R S T। तो ये जो Q वेव है ये, इसमें अगर 2 बॉक्सेस से ज़्यादा बॉक्सेस रहेंगे तो वो पैथोलॉजिकल है, और 2 mm से ज़्यादा डीप रहेगा तो भी वो कंसीडर होता है कि पैथोलॉजिकल है। और 1 mm से ज़्यादा अगर वाइड रहा तो पैथोलॉजिकल Q वेव क्या इंडिकेट करता है कि पेशेंट को अभी करंट में MI हुआ है या फिर उससे पहले MI हो चुका है। और Q वेव देखने के लिए हमें V1 से लेके V3 चेक करना होता है। तो हमने सबसे पहले रिदम को रिदम स्ट्रिप में देखे, रेट को भी रिदम स्ट्रिप में देखे, एक्सिस को लीड 1 एंड AVF में देखे, पी वेव को लीड 2 मतलब वही रिदम स्ट्रिप में देखे, PR इंटरवल को भी लीड 2 में देखे, और Q वेव को हमने V1 से लेके V3 में देखे। अब देखते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। तो QRS कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, ग्राफ में वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके जैसे QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। तो नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन कितना होता है 80 से लेके 100 मिलीसेकेंड। और इसमें कितने स्मॉल स्क्वायर्स पास होते हैं QRS कॉम्प्लेक्स में, अगर वो नॉर्मल है तो 2 या 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स पास होते हैं। तो QRS कॉम्प्लेक्स नैरो भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है। नैरो QRS कॉम्प्लेक्स हमें टैकीकार्डिया की कंडीशन में मिलेगा, उसे कहते हैं नैरो QRS कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। वो कौन कौन सी कंडीशन में मिलेगा, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड दी एट्रियल फ्लटर में। और वाइड QRS कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया कौन कौन सी कंडीशन में मिलेगा, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और टॉर्जेट्स डी पॉइंटस कंडीशन में।
QRS कॉम्प्लेक्स के बाद हम ST सेगमेंट देखते हैं। तो अब ST सेगमेंट क्या होता है, ये जो S वेव है उसके एंड से लेकर जो T वेव है उसकी स्टार्टिंग तक, ये दोनों के बीच में जो सेगमेंट बन रहा है उसे हम कहते हैं ST सेगमेंट। S वेव के एंड से T वेव की स्टार्टिंग तक। तो ST सेगमेंट एलिवेशन भी हो सकता है और डिप्रेस्ड भी हो सकता है। तो एलिवेशन मीन्स ये नॉर्मल ST सेगमेंट है, एलिवेटेड मीन्स ऊपर साइड चला गया है, तो ये देखो ये ऊपर साइड चला गया, एलिवेट हो गया ST सेगमेंट। और डिप्रेस्ड मीन्स ये नीचे साइड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। तो ग्राफ में देखते हैं, ये एंड ऑफ द S वेव टू द स्टार्टिंग ऑफ द T वेव, ये हो गया ST सेगमेंट, ये नॉर्मल ST सेगमेंट हो गया। एलिवेशन में ये ST सेगमेंट एलिवेट हो गया है, डिप्रेशन में ये नीचे चला गया ST डिप्रेशन। तो एलिवेशन हमें MI की कंडीशन में मिलेगा, पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन में मिलेगा और हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में मिलेगा। और डिप्रेशन किस में मिलेगा, हाइपोकैलेमिया और क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। अगर हमें लीड 2, लीड 3 और AVF वाले ग्राफ में अगर ST सेगमेंट में पैथोलॉजी देखने मिल रही है तो वो इंडिकेट करता है कि इन्फीरियर वॉल में मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन डेवलप हुई है। अगर लीड 1, AVL, V1 और V6 में हमें एबनॉर्मल ST सेगमेंट मिल रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि लेटरल वॉल में MI हुआ है। AVR V1 और V2 में मिलेगा तो सेप्टल वॉल में MI हुआ है, V3 और V4 में मिलेगा तो एंटीरियर वॉल MI हुआ है। तो अब T वेव कैसे बनता है, T वेव देखते हैं। तो T वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन मीन्स वेंट्रिकल जब रिलैक्स होता है तो उसकी वजह से T वेव बनता है। तो T वेव की नॉर्मल हाइट कितनी होती है, लेस देन 5 mm इन लिम्ब लीड्स एंड लेस देन 10 mm इन चेस्ट लीड। तो T वेव में सबसे पहले देखते हैं हाइपर एक्यूट T वेव, तो वो हमें MI की कंडीशन में देखने मिलता है। अब देखते हैं टॉल टेंटेड T वेव। तो पहले नॉर्मल देख लेते हैं, ये हो गया P Q, ये हो गया R T। तो जो R वेव का लेवल होता है वो T वेव से ऊपर होता है। लाइक ये R वेव है एंड ये T वेव है, तो जो R वेव का लेवल है वो T वेव से ऊपर है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन टॉल टेंटेड T वेव में R वेव नीचे होता है और T वेव टॉल होता है, तो इसे क्या कहते हैं, टॉल टेंटेड T वेव। जैसे ये नॉर्मल है, R ऊपर है एंड T का लेवल नीचे है, लेकिन टॉल टेंटेड T वेव में क्या है, R नीचे है एंड T वेव का लेवल ऊपर है। तो ये कौन सी कंडीशन में देखने मिलता है, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में। T वेव इन्वर्जन मीन्स T वेव नीचे है, इन्वर्टेड है, नॉर्मली T वेव ऊपर साइड रहती है, तो ये हमें हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में MI में देखने मिलेगा। तो ये इन्वर्टेड T वेव का ग्राफ है, ये नीचे साइड है, ऐसे ऊपर T वेव नहीं। अब देखते हैं QT इंटरवल। QT इंटरवल क्या होता है, Q वेव की स्टार्टिंग से लेकर T वेव के एंडिंग तक। जो ये Q वेव स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेके T वेव के एंडिंग तक का इंटरवल क्या हो गया, QT इंटरवल। तो QT इंटरवल कैसे बनता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन मीन्स वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से QT इंटरवल बनता है। तो इसका नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है, 360 से लेके 400 मिली सेकेंड्स। और इसके बीच में कितने स्मॉल स्क्वायर्स पास होते हैं, QT इंटरवल के बीच में 9 to 11 स्मॉल स्क्वायर्स पास होते हैं। जैसे ये Q और T के बीच में 9 से 11 स्मॉल स्क्वायर्स पास हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग QT इंटरवल में इसमें 9 से 11 से ज़्यादा स्मॉल स्क्वायर्स पास हो रहे हैं, तो ये प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल है। तो अब ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है याद करने वाली कि QT इंटरवल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैल्शियम से। तो अगर QT इंटरवल ज़्यादा है, प्रोलॉन्ग्ड है, मतलब कैल्शियम कम है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमें टिटैनिक की कंडीशन में देखने मिलता है। और ऐसे ही अगर QT इंटरवल नैरो है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो मतलब वो नैरो है तो कैल्शियम ज़्यादा है, तो वो हमें विटामिन D इंटॉक्सिकेशन, कार्सिनोमा ब्रेस्ट, पैराथायरॉयड एडेनोमा की कंडीशन में देखने मिलता है।